नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, जिस युवक का, उनका नाम है पीके। पीके मतलब प्रमोद कुमार। अधिकांश उनको लोग पीके के नाम से ही बुलाते थे। अब पीके जो प्रमोद कुमार थे ना, बड़े ही मिलनसार और मृदुल भाषा वाला शख्स थे। बैंक में काम करते थे, प्राइवेट बैंक में क्लर्क का काम करते थे। आज जब उनका कुछ हालत बदलने लगा ना, समय खराब चलने लगा था। उनका मानना था कि मेरा समय अब खराब चल रहा है। उनकी जॉब भी छूटी। सबसे पहले उन पर यही अटैक हुआ। सबसे पहले उनका जॉब पर खतरा मंडराया, जॉब छूट चुकी। इसके बाद उनके जो पिता थे, एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो गए थे। मां तो पहले थी नहीं। अब घर में अब सिर्फ बाप बेटे। अब उनकी एक बहन थी जो शादीशुदा थी। अब पिता का कहना था कि पीके तू जल्दी से शादी कर ले, लेकिन जो पीके थे ना, वो कहते थे कि मैं सब कुछ सेटल कर लूँगा और इसके बाद मैं शादी करूँगा। सेटल क्या करना था उनको? उनका मानना था कि मैं अपना सही ढंग से घर बना लूँ, गांव का घर भी सही कर दूँ, और मैं जब लगे मुझको कि मैं सही हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूँ, और तब मैं शादी करूँगा। पापा उनको कहते कहते थक गए कि प्रमोद बेटे, अब शादी करके घर बसा ले। देखना, इस घर में कोई अब मुझे पूछने वाला नहीं है, पानी देने वाला नहीं है। अब ये बात तो जरूर समझते थे प्रमोद कुमार, लेकिन कहते थे पापा मैं हूं ना, सारा दिन का इंतजाम करके, खाना बना करके, सब कुछ घर में रख कर जाते थे बैंक की नौकरी करने के लिए। और वो भी अपने घर से 9 किलोमीटर दूरी पर बाइक से जाते थे। और कभी कभी बरसात भी होती थी, ठंड भी होती थी, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करके और वो अपना बाइक पर नौकरी करते रहते थे, ताकि मैं अपने पैरों पर सही ढंग से खड़ा हो जाऊं, अपना ये जो घर सही ढंग से बना सकूं, गांव का घर, वो भी जो टूटा फूटा है उसको तैयार कर सकूं, और तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा। और कुछ उनके पिता का कर्जे थे जो उनको चुकाना भी था। और कर्ज वाले आते थे तो उनको एक रकम किस्त बांध रखी थी। जब उनकी सैलरी मिलती थी ना, तो अपनी सैलरी में से वो किस्त अदा कर देते थे। और किस्त लाखों में था, वो रकम लाखों में था, और किस्त वो हजारों में था। आधी रकम उनकी सैलरी की ऐसे ही निकल जाती थी, और आधा में अपना तेल का मोटरसाइकिल का तेल का खर्चा, खुद का अपना खर्चा, और पिता की दवाई का खर्चा। लेकिन इसी बीच में समय ने करवट बदला, और सबसे पहले उनका जॉब पर ही खतरा मंडराया। जॉब एक तरह से छूटी चुकी थी। अब पिता जो पहले बीमार रहा करते थे, अब उनको लाइलाज बीमारी डॉक्टर ने घोषित कर दिया था कि अब इनमें बहुत पैसे लगेंगे। पैसे का ही सारा खेल है। अब पीके जो थे ना, टूट गए थे। अब अपने यार दोस्त से, जितने बैंक के उनके कर्मचारी थे जो साथ में काम करते थे, कर्जा मांगना शुरू किया। शुरू शुरू में लोगों ने मदद भी किया जितना जिनका कुवत था, और आखिर एक हाथ होती है ना, आखिरकार सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब नहीं है। ये नौकरी के तलाश में लगे हुए थे, दूसरे काम के चक्कर में थे कि कोई अब काम मिल जाए मुझे, अब तो इस बैंक से मैं छूट चुका हूँ, नौकरी नहीं है, कोई और हम काम कर लें। लेकिन जहाँ जाते थे ना, वहाँ उनको काम, जॉब मिलता ही नहीं था। ना जाने उनके साथ ये सब क्या हो रहा था, कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। घर में आते उदास बैठे रहते। पिता ही बोलते उनसे कि बेटा क्या हो रहा है, क्यों उदास है? लेकिन अपने पापा को
अपनी विपदा नहीं बताते थे। वो नहीं बताते थे कि मेरी जॉब छूट गई है, क्यों छूटी है। अब ये तो खैर खैर प्रमोद ही जानते थे, लेकिन जरा भी महसूस नहीं होने देते थे अपने पापा को कि मैं खाली हो चुका हूँ। दवा दारू समय पर अपने पापा को देते थे, डॉक्टर के पास ले जाते थे, टेस्ट होता था, इलाज चल रहा था। जहाँ तक उन्होंने कोशिश किया कि मैं अपने पापा का इलाज कराऊं, सब कुछ करूं। और गांव का जो घर था, जो टूटा फूटा था, अब उन्होंने मन बना लिया कि अब उसको बनवाएंगे नहीं, उसको बेच देंगे और जो भी पैसा मिलेगा ना, उससे अपने पापा का इलाज कराएंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे ना उस मकान को बेचने के लिए, तो ग्राहक तो मिले, अच्छा मोल भाव होकर के पैसा भी मिल रहा था, लेकिन उनके जो रिश्तेदार कहा जाए नज़दीकी, उनके पापा के चचेरे भाई वगैरह, अब उन्होंने दावा ठोक दिया कि तुम्हारे पापा ने हमसे इतना कर्जा लिया हुआ है, अब वो कर्जा चुकाओ और तब इस जमीन पर तुम बेचने की सोचना। अब ये जानकारी नहीं थी। अब तो पीके बहुत हैरान हो गए थे। अपने पापा के पास आए, पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ कर्जा तो लिया था, लेकिन जितना ये बता रहे ना उतना नहीं, हजारों में था। लेकिन वो ब्याज जोड़ जोड़ के, ब्याज का ब्याज जोड़ करके वो कर्जा लाखों में उन्होंने पहुंचा रखा था। अब रहा सहा जो, अब एक तरह से उस जोश था मकान का बेचने का, वो ठंडा हो चुका था कि पहले तो उनको कर्जा उतारना पड़ेगा और कर्जा उतारने में ही सारा पैसा चला जाएगा तो हमारे पल्ले क्या पड़ेगा। आखिरकार वो पोस्टपोन कर दिए। अब पीके तो रोज अपने बाप की नज़र में रोज अपना बाइक निकाल करके सुबह निकल जाते, ताकि पापा को न लगे कि मेरा बेटा खाली हो चुका है। वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इस पोजीशन में थे वो। और सुबह निकल जाते और बैंक के जो टाइम होता था उसी टाइम पे अपना घर पहुंचते थे। घर पर जाकर के रोटी पानी करके, पापा को दवा दारू करके आज छत पर चले जाते थे। एकांत में बैठ करके रोते रहते थे, अपनी माँ को याद करते थे कि माँ अगर तू आज होती ना तो मुझे बहुत सहारा मिलता। अब रोने धोने से क्या होने वाला, अपनी मन को तसल्ली दे रहे थे। माँ माँ करते रहते थे और माँ तो उनको सपने में भी नजर नहीं आती थी। माँ को मरे काफ़ी साल हो चुका था, लेकिन अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। अब इसके बाद में उनका जो रवैया था ना, बदलने लगा था। कर्जा बढ़ चुका था, अब वो एक तरह से नशे के शिकार बन चुके थे। जब उनके पास कुछ नहीं रह गया, ना नौकरी मिली, ना गांव का ज़मीन बिका, तो क्या करें, मजबूर हो गए थे, नशे की तरफ आकर्षित हो गए थे। सुबह तो निकलते बिल्कुल बाबू की तरफ बन करके पापा की नज़र में कि मैं बैंक जा रहा हूँ, लेकिन वो बैंक थोड़ी जाते थे, कहीं दूर जा कर के किसी गार्डन में किसी जगह पर बैठ जाते थे, सारा दिन टाइम पास करते थे। अब वो जो नशा पकड़ लिए थे ना, नशा का शिकार हो चुके थे, तो पार्क में बैठ करके और नशा करते रहते थे। कभी रात को 10 बजे घर लौटते थे, हिलते डुलते। पापा पूछते कि बेटा कहाँ था, तो बहाना बना देते कि बैंक में काम चल रहा था, ओवर टाइम कर रहा था। पापा मान जाते थे कि बेटा मेरा कितना मेहनत कर रहा है। समझ नहीं पाते थे कि मेरा बेटा का नौकरी छूटा हुआ है। वो बिल्कुल जो पीके थे ना, अपने पापा को महसूस होने ही नहीं देते थे। और वक्त पर दवाई, वक्त पर इलाज उनका चल रहा था। अब कर्जा इतना और बढ़ गया, जो भी कर्जा दिया था उनके साथी वगैरह अब सब मांगने लगे कि पीके भाई पैसा लौटा दो, पैसा लौटा दो। हर तरफ से दबाव बढ़ने लगा था। आखिर करें तो क्या करें। अब एक घर शहर का बचा हुआ था, अब वही उनके नज़र में लग रहा था। आप सोच रहे थे कि ये घर हमने बेच दिया तो हम कहाँ जाएंगे, फिर किराए का घर बड़ा मुश्किल में हो जाएगा। पापा पूछेंगे
तो मैं क्या जवाब दूंगा। यही सोच करके उस रात जब 8 बज रहा था तो मोटरसाइकिल पर बैठ गए। उनका कोई मंजिल नहीं था कि कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, बस अंधेरे रोड पर चलते जा रहे थे। सड़क दूर दूर तक अंधेरे में डूबी हुई थी। मन भारी था, कुछ समझ नहीं पा रहे थे और आखिरकार शहर से बाहर निकल चुके थे। फिर एक जगह देखा, बिल्कुल शांत एरिया था, नदी का किनारा था, अच्छा लग रहा था व्यू। फिर उन्होंने वहाँ पर बाइक अपनी खड़ी कर दी। उनके पास नशा के लिए सामान था। अब सोचे इससे बढ़िया जगह क्या होगी, बिल्कुल एकांत जगह है, यहाँ बैठ कर के आराम से 2-4 पैग बनाएंगे, पिएंगे और सब गम को भूल जाएंगे। इसके बाद हम घर लौट जाएंगे। पापा पूछेंगे तो बहाना बना दूंगा कि मैं ओवर टाइम कर रहा था। यही सोच करके उस जगह पर एक साफ सुथरा जगह देख करके वो बैठ चुके थे। अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। अब रात का 10 बज चुका था। वो उस जगह पर एकांत में बैठे हुए अपना पैक पर पैक बनाए जा रहे थे। 11 बज चुका था। नशा उनको बिल्कुल चढ़ नहीं रहा था। सोच रहे थे कि अब क्या करें, अब क्या करें। दिमाग जो भरा हुआ था ना, लोगों के कर्जे के जो मांगते थे, अब उसी में घूमता रहता था। मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, ऐसा कोई मुझे शक्ति मिल जाता ना, जो मुझे इस कर्जे से उबार देता, मेरे पापा की तबीयत सही कर देता, और जो कहता मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कुछ भी कराए मुझसे, बस मुझे पैसा दे दें और मेरे पापा की तबीयत सही कर दे। मैं सब कुछ जो बोलेगा कहेगा मैं कर लूँगा, करने के तैयार बैठा हूँ। यही अपने मन में सोच रहे थे। और फिर नशा तो चढ़ चुका था। और फिर वो चिल्ला चिल्ला करके एक तरह से बोलने लगे कि सुनो, अगर यहाँ पर कोई शक्ति है जो मुझे सुन रही है तो देखो, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मुझे कुछ और छोर नजर नहीं आ रहा है। मेरे पापा का तबीयत बिगड़ चुका है, लाइलाज बीमारी है, मेरी माँ का स्वर्गवास हो चुका है, मैं अपना घर में अकेला हूँ, अभी तक मैंने शादी नहीं किया है। मैं सोच रहा था कि मैं पहले सेटल हो जाऊं और इसके बाद मैं शादी करूं, लेकिन आज मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूं। मेरी नौकरी छूट चुकी है, मेरी पापा की तबीयत खराब है, पैसे अब कर्जे से मैं भरा हुआ हूं, अब मैं क्या करूं। अगर कोई शक्ति है तो मुझे इस कर्जे से उबार दे, और इसके बाद जो वो शक्ति मांगेगा कि तुम अपनी जान भी दे दो ना, तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन ये कर्जा से मुक्त कर दे और मुझे मेरे पापा सही दिखाई दे। यही कह कह करके रोने लगते थे, कभी चुप हो जाते थे। पीके बता रहे हैं, मैं नशा जरूर किया हुआ था, लेकिन नशा उस रात को चढ़ नहीं रहा था। मेरे दिल में जो आ रहा था ना गुब्बार, मैं अकेले में आकर के उसको निकाल रहा था। कभी चिल्ला के बोलता कि है कोई जो मेरी बात सुन रहा है, अगर है तो मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो, मेरी क्या गलती है, मैं तो जी जान से मेहनत करता हूँ, इतना कठोर परिश्रम करता हूँ, और फिर भी मेरी नौकरी छूट गई, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, मेरा कसूर क्या है। अगर आप मेरे पास में हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो मुझे इस कर्जे से मुक्ति दिला दो, और इसके बाद जो तुम कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। फिर प्रमोद कहते हैं कि मुझे उस वक्त में जब बोल रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मेरे आसपास में कोई घूम रहा है। मैं कदमों की आवाज़ जरूर सुन रहा था, लेकिन मैं जब देखता ना उस जगह पर, तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, और मैं सोचता कि मैं ऐसे ही भरम में पड़ा हुआ हूँ। इसके बाद मैं उस जगह पर एक तरह से नशे में हो चुका था, मुझे नींद आ चुकी थी। मैं अपना बैग साथ लेके चलता था, जैसे पापा के नज़र में मैं अपने बैंक जा रहा हूँ, और उसी बैग में तो सारा सामान
मैं पीने का गिलास, चखना उखना सब कुछ रखता था। अब बैग को तकिया बना करके और बाइक के पास में थी और वहीं पर मैं उस जगह पर लेट गया था। रात का करीब अब 12 बज चुका था। मैं आँख खोलने की कोशिश करता कि भाई 12 बज गया, इतना तो होश था, मुझे अब अपना घर चलना चाहिए, पापा इंतजार कर रहे होंगे। वो जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो ना तो खाना खाएंगे ना दवा खाएंगे। आज चिंता यही सता रही थी। इधर नशे में भी था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि मैं उठ जाऊं। आज जैसे उठता ना तो मुझसे संभला नहीं जाता था। कदम इधर उधर अब बहकने लगते थे। अब मैं उस कंडीशन में अपनी बाइक चाहे कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार मुझे ये लगा कि मैं यहाँ पर एक आध घंटा आराम कर लूँ और जब मेरा नशा उतर जाएगा ना तब अपने घर चल दूँगा, पापा से माफ़ी मांग लूँगा। यही मन में सोच करके मैं उसी जगह पर, उस अंधेरी जगह पर लेट चुका था। कितना देर लेटा ये तो मालूम नहीं। हाँ, जब मेरी आँख खुली ना तो मुझे कोई उठा रही थी। जब मैं आँख खोला ना तो सामने क्या देख रहा हूँ कि एक लाल कपड़ा, सुंदर सूट पहने हुए और चेहरे पर अच्छा भला सुंदरता झलक रहा था। लंबे लंबे केस उसके खुले हुए अब मुझे जगा रही थी। नौजवान उठो, नौजवान उठो, क्या नाम है तुम्हारा? मैं नशे में था। मैं आँख खोल रहा था, आँख सही ढंग से खुल नहीं रही थी और वो मेरे गालों पर थपकियाँ दे रही थी। उठो नौजवान उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना, तुम मुझे बुला रहे थे ना, देखो मैं आ गई, आ गई, बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, आँख खोलो, मुझसे बात करो। बार बार मेरे गाल पर जैसे थप्पड़ लगा रही हो, मुझे जगाने की कोशिश कर रही हो। मैं कभी उसको देख लेता, मैं लगता कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है, फिर अपनी आंख बंद कर लेता। लेकिन वो मुझे सोने नहीं दे रही थी। बार बार मुझे गालों पर, कभी इस बाएं गाल पर कभी दाएं गाल पर थप्पड़ जड़ रही थी, बड़े प्यार से। कहती नौजवान उठो, पहले तुम अपना नाम बताओ, नाम तुम्हारा क्या है? मैं जिस अंदाज में था, जिस जगह पर था, जैसे मैं लेटा हुआ था, मैंने सोचा कि ये ख्वाब नहीं है, इस लड़की को मैं अपना नाम बता दूं और फिर ये लड़की चली जाएगी। मैं बोल दिया मेरा नाम पीके है और आप जाओ, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। इसके बाद फिर मैं अपनी आंख बंद कर दिया। लेकिन वो मुझे बार बार उठा कर कहती रही, नहीं सोना नहीं है, उठो पीके उठो, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इस जगह पर क्यों आए थे, अब मुझे क्यों पुकार रहे थे? मैं आंख खोलने की कोशिश करता, लेकिन आंख जो थी खुलती जरूर थी, लेकिन नशे के कारण आंख बिल्कुल ऐसा भारी हो जाता था ना कि मैं कुछ ही देर में बंद कर लेता था। मैं देखता कि सामने खूबसूरत लड़की लाल कपड़ों में मुझे जगा रही है, मैं उसको देख रहा हूँ, अब फिर आंख बंद हो जाती और आखिरकार वो लड़की समझ गई कि ये नौजवान नशे में है, इतना आसानी से उठने वाला नहीं है। इसके बाद मैं सही कहूँ तो मैं गहरी नींद में चला गया था। मुझे बिल्कुल होश नहीं था। हाँ, जब होश हुआ ना तो मैं सुबह हो चुका था। मैं उसी जगह पर था। मैं सबसे पहले उठा, मैं देखा कि मैं हूँ कहाँ पर। मैं जब जगह देखा ना तो मैं सही मायने में थोड़ा परेशान हो चुका था। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो जगह मैं देख करके एकदम चौंक गया था। वो जगह शमशान थी, वहाँ मुर्दे जलाए जाते थे। जिस जगह पर मैं अब बैठ करके दारू पिया था रात को, जहाँ पर मैं रात गुजारी थी, वो लड़की कौन थी जो मुझे बार बार उठा रही थी, जगा रही थी, मेरा नाम पूछ रही थी। मैं अपना नाम शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था कि मेरा नाम पीके है। इसके बाद मेरी आंख बंद हो गई थी, मैं सो गया था। मैं फिर उठा, अरे मेरे पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, वो तो रोटी भी नहीं खाए होंगे,
ना दवाई खाए होंगे, वो चिंता में पड़े होंगे, ये मैंने क्या कर दिया, मैं नशा ऐसा क्यों कर लिया, मुझे इतना नशा नहीं करना चाहिए। अब फिर मैं अपने बैग संभाला, टांगा पीठ पर, और फिर बाइक स्टार्ट करके जल्दी से शहर की तरफ चल पड़ा। मैं बार बार मुड़ करके उस जगह को देख रहा था, लेकिन मुझे वो लड़की उस जगह पर सुबह में बिल्कुल नजर नहीं आई। मैं सोचा था कि यह कोई ख्वाब होगा, कोई स्वप्न होगा, नशे में होने के कारण से मैं देखा होगा। अब छोड़ो इसको, दिमाग से निकालते हैं। अब फिर मैं घर की तरफ लौट चुका था। घर पहुंचाना तो पापा जाग रहे थे, सुबह का वक्त, खांसी हो रही थी और मैं पहुंच गया। पापा मुझे देख के कहने लगे, अरे प्रमोद बेटे आ गए, रात में कहाँ थे? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी कि मैं पापा को क्या झूठ बोलूं, आज क्या बताऊं मैं कहाँ था। लेकिन अब झूठ बोलने में तो उस्ताद हो गया था। मैं कहने लगा, पापा आज मेरे बैंक के कर्मचारी के घर में एक छोटी मोटी पार्टी थी, अब मैं उसी में चला गया था। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, वहाँ लेट हो चुका था और मैं अभी उस जगह से निकल के आया। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, देखो हित मित्र ही वक्त पर काम आते हैं, ज़रूर तुम उनके पास गए, बहुत अच्छी बात है, तभी तो तुम्हारे सुख दुख में कभी शामिल होंगे, ऐसा करना चाहिए बेटा। अब वो समझ नहीं पाए थे कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करके आया हूँ, कुछ भी नहीं मालूम। और मैं अब नहाना चाहता था। मैं बैग वहीं पर उनकी चारपाई पर अपना रख दिया था और मैं ऐसा कभी करता नहीं था। वो दारू की बोतल और सब कुछ तो मैं उसी जगह पर फेंक आया था। वो रात को ही सब कुछ खाली हो गया था और मैं समझा था कि खाली बैग है, अब उसमें क्या है। पापा के पास चारपाई पर रख करके जल्दी से फ्रेश होने के लिए मैं चला गया था। जब फ्रेश होकर के मैं जब बाहर निकला ना, तो पापा आवाज़ दे रहे थे, प्रमोद बेटे, प्रमोद बेटे। मैं चौंक करके बोला, हाँ पापा अभी आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में। अब फिर पापा कहने लगे, हाँ हाँ जल्दी से आओ बेटे, कुछ काम है, जल्दी आओ। जब मैं अपने पापा के पास पहुंचा ना, तो पापा बैग को खोल चुके थे और वो बैग में झांक करके देख रहे थे। मैं सोचा कि कहीं गलती से दारू की बोतल जो उसमें तो नहीं रखी, कोई गिलास उलास चखना उखना तो मैं भूल से नहीं छोड़ दिया। मेरा दिल धक से धड़क गया था तेजी से कि आज तो पी के बेटा पकड़ा गया, आज मेरी क्लास लग जाएगी। जब पापा के पास डरते हुए पहुंचा कि हाँ पापा जी क्या हुआ, वो बैग की तरफ इशारा करके कहने लगे, बेटा ये क्या है? मैं समझ गया कि आज पी के तू गया, जरूर साला खाली बोतल का वो मैं उसी में रख दिया होगा। अपने आप को मैं गाली देते हुए कि आज तो तू तो गया, आज फंस गया, पापा की नज़रों में तू आज गिर गया है, अब तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं कहने लगा, पापा वो क्या बताऊं आपको, और मैं यही बात बोल रहा था। और तब पापा कहने लगे, बेटा ये जो सामान है ना, ये चीज़ कहीं चोरी डकैती तो नहीं कर रहा आजकल तो। मैं अब पापा का मुंह देख रहा था कि पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कहने लगा, पापा आप बोल क्या रहे हो, क्या मैंने ऐसा कर दिया, क्या इसमें आपने देख लिया ऐसा? पापा अब बैग में हाथ डाल करके और नोटों का बंडल निकाल कर के बाहर रख दिए। और जब मैंने उस नोटों का बंडल को देखा ना, तो मेरी तो जैसे बाट लग गई थी, सांस ऊपर, दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। इतना सारा नोट तो मैंने बैंक में ही देखा करता था, लेकिन आज मेरे पापा के हाथ में था नोटों की गड्डी, वो तो लाखों रुपए थे। अब मैं कभी पापा को देखता, कभी उस नोट को, बंडल को देखता। अब पापा बार बार कह रहे थे, बेटा तो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना आजकल, कसम खा के बता, तो इसीलिए रात कहीं लेट तो नहीं हो गया बेटा, गलत काम कर रहा है क्या? तो मेरी कसम खा के बोल बेटा, ये सब क्या है, ये इतना सारा पैसा तू कहाँ से लाया? मैं हैरान था, परेशान था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी
कि ये सब क्या है, इतना पैसा मेरे बैग में आया कहाँ से। और मैं जब पापा को देखा, पापा के चेहरे पर, अब मैं उस भाव को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पापा रोने वाले अंदाज में थे। अब मैं पापा की आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करता था और ना ऐसा कभी होने देना चाहता था। अब मैं कहने लगा, अरे पापा, ये मेरे दोस्त का पैसा है, आइए बैंक में जमा कराना है, उसने मेरे को रात में ही दे दिया था, मैं आपको यहाँ रखा ना तो बताना भूल गया। पापा संदेह भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे और कहने लगे कि प्रमोद बेटा, तू सही बोल रहा है ना। मैंने बोला, हाँ पापा, मैं कभी आपसे झूठ बोलता हूँ? ये मेरे दोस्त का पैसा है, आइए बैंक में आज जमा कराना है और मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। पापा का चेहरा पर जो उदासी थी, व्यग्रपन था, वो थोड़ा शांत हुआ। एक लंबी सांस लेते हुए कहने लगे, अच्छा है बेटा, ठीक है। मैं तो कुछ और समझ बैठा था। पापा के चेहरे पर असीम शांति थी और वो शांति देख करके मेरा हृदय दुखित था कि मैंने अपने पापा से झूठ बोला। ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं एक तरह से डरा हुआ था। आखिर ये लाख रुपए मेरे बैग में किसने रखा? और तब मुझे उस लड़की का चेहरा एक बार नजर आया। वो मुझसे पूछ रही थी, इतना तो मुझे याद था कि अपना नाम बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम मुझे क्यों बुला रहे थे। बस वही सपना समझ करके मैं सोच रहा था। और तब तक पापा बोले, बेटा इन पैसों को संभाल कर रखना, ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए। आप फिर वो बैग में रख करके मुझे दे दिए कि बेटा जब बैंक जाएगा तो लेते जाना, छोड़ना मत इस घर में। मैं पापा से पूछा कि पापा आप नाराज तो नहीं होना, मैं रात में अपने दोस्त के घर था। अब तब पापा कहे, नहीं बेटा, देख तेरे अब ना रहने से मैं दवा तो खा लिया ना, देखा ना, दवा टाइम पर खाया हूँ, तेरी बनाई हुई रोटी भी खा लिया हूँ, अब तू बना के जाएगा मैं उसको खा लूँगा। अब मैं पापा का चेहरा देख रहा था कि मैं पापा से आजकल कितना झूठ बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं अपने आप को अब एक तरह से कोसता रहा कि सब कुछ ये नौकरी जाने की वजह से हुआ है। अगर मेरी नौकरी सही सलामत होती तो मैं नशे में नहीं आता और ना मुझे पापा से झूठ बोलना पड़ता। अब ये तो मेरा टाइम ही खराब चल रहा था। इधर नौकरी छूटी, कर्जा हुआ, उधर मैं गांव का ज़मीन घर बेचने गया तो उन पर भी कर्जा लिया हुआ है। हर तरफ से मुझे बुरी ही खबर सुनने को मिल रही थी, लेकिन आज पहली बार कोई अच्छी खबर मुझे मिली थी। लाखों रुपए अब मेरे आंखों में नाच रहे थे और वो रुपए को मैं संभाल करके बैग में रखा और अपने कमरे में चला गया। मैं कुर्सी पर बैठ करके सोचता रहा कि आखिर ये रुपए कैसे आए, किसके पैसे। मैं इन पैसों से बहुत कुछ कर सकता था, जितना कर्जा था मैं अपने चुका सकता था, पापा का इलाज सही ढंग से कर सकता था, और जो कर्जा मेरे गांव पर था ज़मीन का, उसको मैं उतार भी सकता था। इतना पैसा था उस वक्त में। लेकिन मैं अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि इस पैसे को मैं खर्च करूं, कहीं किसी और का हो और वो मांगने चले आए। इस दुविधा में पड़ा हुआ था। आखिरकार मुझे उस पैसे को संभाल कर रखना पड़ा। माँ की संदूक जो थी वो मेरे काम में आई। लकड़ी का बड़ा सा संदूक था और उसमें मैं अपने बैग का पैसा सारा निकाल करके सहेज करके पोटली बना करके रख दिया। बड़ा सा ताला बंद कर दिया, चाबी मेरे पास में। और मैं अब तैयार हो रहा था। पापा की नज़रों में तो मैं आज भी बैंक में काम करता था। फिर 9 बजे मुझे निकलना भी तो था। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी किचन में जा कर के रोटी सब्जी बनाया, पापा के पास पहुंचा, पापा को खाना खिलाया, दवाई खिलाया। कहने लगे, पापा देखो आजकल हमारी बैंक में थोड़ा काम बढ़ा हुआ है, कई बार थोड़ा लेट भी हो जाता पापा। पापा कहने लगे, नहीं बेटा कोई बात नहीं, तू अपना काम देखना, मैं दवा खा लूँगा और खाना भी खा लूँगा, तू आराम से जा, मेरी टेंशन मत किया कर। मुझे थोड़ा तसल्ली हुई। पापा जब बोले ना कि तू जा, मैं सब कुछ देख लूँगा।
तब मैं अब पापा की नज़र में तो बैंक जा रहा था। बैग अपने कंधे पर डाला और कुछ पैसे जो मेरे पास पर्स में पड़े हुए थे वही पैसे मेरे पास में रह गए थे। उन रुपयों में से मैंने एक कोई भी नोट निकाला नहीं था और मैं उन रुपयों से अभी डर रहा था कि कोई आके मांग न दे कि मैं ये पैसा मेरा है। तब मैं क्या करता। अब मैं अपने बाइक लेकर के निकल चुका था। मैं आज थोड़ा बड़ा व्यग्र था। मैं सोच रहा था कि ये पैसा कहाँ से आया, अब किसने दिया, कैसे क्या होगा, अपने भविष्य के बारे में सब कुछ सोच रहा था। और मैं इस तरह ही अब सड़क पर इधर उधर भटकता रहा और आखिरकार मैं दारू के ठेके पर पहुंच गया। अब बोतल निकाली, लिया, बैग में रखा और गिलास पानी सब कुछ जैसे मैं रखा करता था। अब फिर ना जाने क्यों मैं उसी तरफ चल पड़ा जिस तरफ रात को मैं गया था, उस नदी के किनारे वाला शमशान घाट की तरफ में। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई आवाज़ दे रहा है कि पीके आ जाओ, पीके आ जाओ। मैं कब पहुंच गया मुझे कुछ पता भी नहीं चला। आज जब पहुंचा ना तो शाम हो चुकी थी। मैं अब दिल कर रहा था कि बस बोतल खोलूं, अब गटागट गटागट 3-4 पैग मार लूं पटियाला सा। इसके बाद मैं आराम से बैठ के सोचूंगा। अब तो मेरे पास में काफ़ी रुपया आ गया है। अब रुपये का कोई मांगने वाला आ गया इसलिए मैं डरा हुआ था, नहीं तो उस रुपये को तो मैं खर्च कर सकता था आराम से। और यही सोचते सोचते मैं कई पैग चढ़ा चुका था। अब हर पल अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अब मैं जब 4 पैग लिया ना तो जैसे दिमाग की खिड़की खुलने लगी। वो रात का दृश्य मुझे सब कुछ अब सामने आने लगा। मैं समझने की कोशिश करने लगा, कड़िया से कड़िया मिलाने लगा कि आखिर वो खूबसूरत लड़की लाल कपड़ों वाली जो मुझे दिखी थी वो कौन थी। और मैं उसी के चिंता में डूबा रहा कि कौन हो सकती है भाई। मैं समझा कि कोई राहगीर होगी, अब मुझे इस तरह देख करके और वो सोची होगी कि मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। मैं यही सोच करके अब मन से उस बात को फिर निकाल फेंका, छोड़ो इसको, अब दारू और थोड़ा पी ले। ऐसा करते करते अब रात के 10 बज चुका था। नशा कल जैसा ही हो चुका था। मैं सोचा कि आज घर निकल लेंगे जल्दी, और मैं वही सोच करके उठा, लेकिन मेरा पैर थरथराने लगा। जैसे लगा वही मैं ब्रांड पीता था, वो मुझे चढ़ता नहीं था जितना कल रात को चढ़ा था, आज चढ़ा था। ऐसा क्या हो गया। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं अब खड़ा नहीं हो पाऊंगा। अगर खड़ा नहीं हो पाऊंगा तो मैं चल कैसे पाऊंगा। फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये तो खतरे का काम है, मुझे आराम कर लेना चाहिए। फिर मैं उस जगह पर जहां लेटा था वैसे ही लेट चुका था। अभी भी कुछ बोतल जो थी उसमें अभी भी दारू भरी हुई थी, कुछ तो मैं डकार चुका था। मैं उस जगह पर आसमान की तरफ देखने लगा। मैं फिर कल की तरह अंट संट बकने लगा था। मैं ऐसा ही कुछ बोल रहा था कि मेरे बैग में इतना सारा रुपया कैसे आ गया, कौन रख गया था। जिसने रखा हो मेरे सामने तो आए, मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा। वो बताए तो सही कि उसने किस मकसद से मेरे बैग में रुपया रखा है। क्या मैं इस रुपये को खर्च कर सकता हूँ? कोई है यहाँ तो बताए। मैं ऐसे ही उल्टी सीधी बातें वहाँ पर बोल रहा था, इतना तो मुझे याद था। और आखिरकार मेरी आंख और लग चुकी थी। इसके बाद मैं कुछ देर शायद सोया होगा, तभी मुझे गालों पर थपकी अब आवाज़ आने लगी, थप 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 थप। मैं आँख खोला तो देख करके दंग रह गया। आज मैं साफ देख रहा था, वही कल वाली लड़की थी, अब लाल कपड़ों में बहुत ही हसीन लग रही थी। वैसा ही रूप था जैसा मैंने कल देखा था, कपड़ा वही था जो कल मैंने देखा था, केस उसके खुले हुए थे कल की तरह और हवा में लहरा रहे थे। और मुझसे पूछ रही थी, पीके
पीके तुम इतना दारू क्यों पीते हो, ऐसा क्यों करते हो। मैं बार बार आंख खोलकर उसको देखता, अब बोलने की कोशिश करता, लेकिन जुबान लुढ़खुड़ा जाती थी। मैं कुछ बोलने लगता ना तो आवाज़ ही गड़बड़ हो जाती थी। मैं मुंह बंद कर लेता था और बार बार लड़की कहती थी, तुम इतना क्यों पीते हो पीके। वो रुपया मैंने ही रखा था, तुम रो रहे थे कल इस जगह पर। हाँ, मुझे तुम पर अब दया आ चुकी थी, इसीलिए मैंने वो रुपया तुम्हारे खर्च के लिए रखा, ताकि तुम अपनी गरीबी दूर कर सको। देखो पीके, इतना मत पिया करो कि तुम अपना होश खो बैठो। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारा पापा की तबीयत खराब है, उनको लाइलाज बीमारी है, तो तुम्हारा पापा भी ठीक हो जाएंगे। उन रुपयों से अपने पापा की इलाज तो कराओ। अब इसके बाद मैं उसको तरफ देखता रह गया था। बड़ा ही हसीन, बड़ा ही खूबसूरत लग रही थी। अब मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख रही थी। अब कहने लगी, पीके उठो और अपने घर जाओ। मैं उठने का पोजीशन में नहीं था। अब मैं उठ तो रहा था, लेकिन हाथ पैर कांप रहे थे नशे की वजह से। अब मैं जमीन पर लुढ़क जाता था। वो मुझे सहारा भी दे रही थी और लास्ट में कहा कि नहीं, तुम नशे में हो, तुम अपने घर लौट नहीं पाओगे, चलो मैं तुम्हें अपने घर पर ले चलती हूँ। और इसके बाद मुझे सहारा दे करके उठाया। मेरा बैग अब कंधे पर उसने खुद टांग लिया। बाइक वहीं पर खड़ी रह गई थी। अब मुझे अंधेरे के साइड में लेके चलती जा रही थी और मैं उसका सहारा पा करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा था। मुझे अब नशा का असर नहीं था। मैं सब कुछ समझ रहा था, बूझ रहा था, लेकिन चलने में मुझे अभी भी परेशानी थी। पाँव कहीं और रखता और पाँव कहीं और दिखता था। कई बार मैं गिर चुका था और हर बार मुझे सहारा दे करके उस लड़की ने मुझे उठाया। अब फिर हम एक घर के अंदर पहुंच चुके थे। घर में लालटेन जल रहा था, जबकि ये बिजली का जमाना था, लेकिन वहां पर पुराना लालटेन जल रहा था। पीली रोशनी उस कमरे में फैली हुई थी। मैं देखा वहां पर बड़ा सा तख्त था और उसमें मखमली बिस्तर लगा हुआ था। मखमली तकिए भी थे उसमें, और वो मुझे उसी बिस्तर पर लिटा दिया। अब कहने लगी, पीके तुम 2 मिनट बैठो, अब मैं तुम्हारा नशा उतारने का उपाय ढूंढ रही हूँ, ताकि तुम्हारा नशा उतरे। अब फिर मैं उसको देखते हुए बस सोच रहा था कि ये कौन हो सकती है जो मेरी इतनी मदद कर रही है। ये कल मुझे इतना सारा पैसा दिया, आखिर कोई करोड़पति है, अरबोपति है, कौन हो सकती है। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो झोपड़ी नुमा अब मैं देख करके समझ नहीं पा रहा था कि ये बाहर से देखने में तो झोपड़ी लग रहा था, लेकिन अंदर आने में यहाँ पर हर चीज़ कीमती नज़र आ रहा था। वो जो तखत भी था ना, उसमें मखमली बिस्तर लगा हुआ था। अब बहुत अच्छे अच्छे चीज़ उस घर में, छोटे से घर में रखे हुए थे, सब के सब कीमती थे। लालटेन की पीली रोशनी में मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब फिर जब वो लौटी ना, तो उसके हाथ में एक बड़ा सा गिलास था। अब वो गिलास मुझे पकड़ा के कहने लगी, पीके इसको तुम एक सांस में पी जाओ, अब फिर तुम अपने आप को बेहतर फील कर पाओगे। मैं उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में देख रहा था, और उसकी आंखों में मैं वो चीज़ देखा। अब फिर सारा कुछ गिलास मैं डकार चुका था। बड़ा अजीब सा स्वाद था, कड़वाहट जैसा, लेकिन मैं उसकी आंखों में देख करके और वो चीज़ कटक गया था। तब वो मुस्कुरा के बोली कि आप थोड़ा आराम कर लो, और जब तुम उठोगे ना तो अपने आप को बहुत फ्रेश अनुभव करोगे, वो नशा तुम्हारा उतर जाएगा। अब फिर मुझे पलंग पर, उसी पलंग पर लिटा दिया था और मेरी बगल में आकर के खुद लेट गई। मेरे बालों से खेलने लगी। अब मुझसे पूछने लगी कि पीके अब बताओ अपने जीवन के बारे में। तुम्हारी माता कब गुजर गई, तुम्हारी बहन कहाँ शादी हुआ है, तुम्हारा बैंक का नौकरी कैसे छूटा, सब कुछ मुझसे पूछने लगी।
आज सब कुछ मैं सच सच बताने लगा। वो मेरी बात सुन करके कभी खामोश हो जाती और कभी मुस्कुराने लगती। अब फिर कहने लगी कि पीके, अब तुम थोड़ा देर आराम कर लो। इसके बाद मेरी आंखों पर उसने अपना हाथ रखा। फिर मेरी पलकें बंद होती चली गई। मैं अब अंधेरे की दुनिया में खो चुका था। अब इसके बाद मुझे जो महसूस हुआ वो सुखद अनुभव मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं देखा क्या कि मेरी शादी हुई है, आज मेरी सुहाग रात है। मेरी पत्नी मेरे बगल में लेटी हुई है। मुझसे कह रही है, उठा रही है कि अजी सोते ही रहोगे क्या, मुझसे प्रेम नहीं करना है। तब मैं सोचा कि मेरी शादी कब हो गई। खैर, सपना सपना था और उसमें मैं अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा हूँ। और आखिरकार जब मुझे मेरी आँख खुली ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया कि मैं उसी खूबसूरत लड़की के साथ उसी तख्त पे उसी घर में लेटा हुआ था और हम एक तरह से प्रेम कर चुके थे। वो लड़की के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान मुझे दिखाई दे रहा था। कहने लगी कि पीके, अब कैसा महसूस कर रहे हो। मैं हैरान था। फिर मैं सोचा कि ना जाने ये कौन लड़की है। मैं उसके बारे में सब कुछ पूछने को तैयार बैठा था। मैं कहने लगा कि देखिए, आप हैं कौन, आपने जो मेरी इतनी मदद की है, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं। तब वो कहने लगी, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं समझ लो बेनाम हूं। आपने मुझे उस रात को आवाज दिया था, बहुत जोर जोर से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि कोई है शक्ति तो मेरी मदद करो। मैं उस तरफ से गुजर रही थी और मैं आपको देख करके मेरा दिल पसीज गया। अब मैं सोचा क्यों ना आपकी मदद किया जाए, आप दुख में हैं। इसके बाद मैंने वो सारा पैसा आपके बैग में रख दिया था। अब मुझे अंदाजा नहीं था कि आप फिर आओगे, लेकिन मैं सोचा था कि ज़रूर आप इस जगह पर एक बार ज़रूर पता करने के लिए आओगे कि आखिर वो रुपया आपके बैग में किसने रखा था। वही हुआ, आप आज रात भी आ गए। मुझे अंदेशा था और वही हुआ। मैं उस लड़की की तरफ देख रहा था। मैं पूछने लगा कि आखिर आप इस घर में रहती हैं तो आप करती क्या हैं, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं। तब वो लड़की गोल मोल जवाब देने लगी। कहने लगी, मेरे माता पिता दूर रहते हैं, मैं इस जगह पर अकेले रहती हूँ। मैं पूछने लगा कि ये जगह तो शहर से दूर है और आबादी से भी दूर है, तो आपका रहन सहन खर्च कैसे चलता है। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी कि बहुत सवाल करती हो पीके, अब तुम सो जाओ थोड़ी देर। फिर मुझे नींद आ चुकी थी। अब मैं रात भर सपना ख्वाब देखता रहा कि मैं उसी लड़की के साथ इधर से उधर घूम रहा हूँ। वो लड़की मुझे कभी सुंदर बगीचे में ले जाती, कभी नदी के किनारे ले जाती। अब मैं उससे रात भर प्रेम कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, यही तो वो चाह रही थी। आज जब मेरी सुबह आँख खुली ना, तो मैं हैरान था। जिस घर में लेटा हुआ था वो घर जैसे रात में मुझे नजर आया था ना, वैसा बिल्कुल नहीं था। था तो उतना ही बड़ा, सब कुछ वही था, लेकिन उसके हालात अब दूसरे थे। जगह जगह पर मकड़ी के जाले उसमें लटके हुए थे और वो जो तख्त थी ना, उस पर मखमली बिस्तर अब नहीं थे। वो तख्त ऐसी ही थी और वो तख्त भी बहुत पुरानी थी। वहाँ लालटेन जरूर टंगा हुआ था, लेकिन वो जल नहीं रहा था। वैसे लग रहा था कि सालों से लालटेन वैसे कैसे टंगा हो उस दीवार पर, उस खूंटी पर। और हर जगह में मुझे गंदगी का अंबार दिख रहा था। अब मैं जब उठा ना, तो सुबह हो चुकी थी। अब मैं अपने आप को उस कमरे में पा करके बड़ा ही डरा हुआ था कि आखिर वो लड़की खूबसूरत कहाँ गई। उठ करके मैं पागलों की तरफ हर तरफ देखने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। इसके बाद मैं बाहर निकला ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उसी शमशान के दूसरे किनारे पर था। ये कमरा जो था शमशान के किसी काम में आता होगा, कोई गोदाम के रूप में, लकड़ी रखने के रूप में जरूर
ऐसा ही उपयोग होता होगा। ये भी शमशान के अंडर में था। तो क्या रात में मैं शमशान में गुजारा हूँ। पूरा बदन कांप चुका था, लेकिन लड़की ने मुझे मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। वो मुझसे प्रेम करती रही रात भर। एक सुखद एहसास मुझे अभी भी हो रहा था, लेकिन शरीर डरा हुआ था। आखिर कौन थी वो? इसके बाद मैं अपने बाइक की तरफ दौड़ पड़ा था। बाइक स्टार्ट किया और सीधा शहर की तरफ रवाना हो चुका था। मैं जब पहुंचा ना घर पर, तो मेरे पापा अभी भी मेरी बाट देख रहे थे, खांस रहे थे। खांसने का मतलब कि जगे हुए हैं। अब सुबह तो हो चुकी थी। मैं जब पहुंचा तो पापा कहने लगे कि बेटा, आज भी कोई तेरा दोस्त का पार्टी था क्या? मैं कोई जवाब नहीं दिया और पापा के कदमों में जा कर के गिर चुका था। अब मैं जी भर के रोने लगा। पापा एकदम परेशान हो गए थे। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है प्रमोद बेटे? क्या हो गया तेरे को? कुछ बात है तो बता ना, रोने से क्या होगा? बेटे शांत हो जा, शांत हो जा। मेरे सर पर हाथ पापा फेरने लगे। मैं तो इतना रोए जा रहा था कि मैं सारा कुछ जो गलती किया था ना, आंसुओं से धो दूं और पापा को सच बता दूं कि मैं अब बैंक में नौकरी नहीं करता। मेरी नौकरी छूट चुकी है और मैं नशे में इधर उधर भटकता रहता हूँ। इतना कर्जा हुआ पड़ा है और वो जो पैसा जो मुझे मिला है, अब मैं सब कुछ वो सच बताने वाला था। इसके बाद मैं जब शांत हुआ ना, पापा कसम देने लगे कि मेरी कसम बेटा, अब बिल्कुल आंसू मत बहाना, जो भी बात है मेरे से खुल कर बोल। और तब मैं शांत मुझे महसूस हुआ। अंदर का गुबार सारा निकाल चुका था। इसके बाद पापा को शुरू से लेकर अंत तक सब बताने लगा कि पापा, ये सब बात मेरे साथ में चली थी, ये सब हुआ था। लड़की के बारे में बता चुका था। मैं शमशान में उस जगह गया था, उस पैसे के बारे में बता चुका था। जब सब कुछ पापा को बता दिया ना, तो मेरा जी हल्का हो गया था। पापा मेरी तरफ घूरे जा रहे थे। अब उनका जो चेहरा था ना मुस्कान था, बिल्कुल गंभीर अवस्था में थे। अब मेरी तरफ लगातार टकटकी करके देखे जा रहे थे। अब मैं पूछ रहा था कि पापा कुछ तो बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? तब पापा कहने लगे, बेटा घबरा मत। जिस लड़की से तू मिला था ना, वो नेक दिल आत्मा थी और वो तुझे मदद किया है, तेरी मदद किया है। और वो मदद देख तेरे पास पहुंच गया ना, वो पैसा, और उस पैसे से तू जो भी कर्ज लिया है ना यहाँ पर, उसको चुका। सुन, गांव का कर्जा भी तू मुक्त कर दे और तब भी तेरे पास बहुत सारा पैसा अभी पड़ा रहेगा। और उन पैसों से तू कोई काम शुरू कर दे बेटा। नौकरी छोड़, कोई बिजनेस छोटा मोटा शुरू कर दे। छोटा कि तू बड़ा भी कर सकता है, जितना पैसा है। अब मैं तेरा अब साथ में रहूंगा ना बेटा, मैं मार्गदर्शन करूंगा, तो चिंता मत कर। तब मेरा साहस बढ़ा था। पापा कहने लगे कि वो आत्मा बहुत अच्छी आत्मा थी। ऐसी आत्माएं बहुत कम मिलती है बेटा। पापा मुझे बताने लगे थे कि आत्मा कितनी प्रकार की होती है। कई आत्मा जिस जगह पर तुम थे, अगर वो आत्मा टकरा जाती तो तुम उस जगह से जिंदा वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन वो भली आत्मा थी और वो तो तेरा रोना सब कुछ उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और तभी वो तेरे साथ में वो मदद किया। और देख बेटा, हो सकता है कि वो आत्मा तेरे पास में आए। अब उसको तो एक तरह से तेरा, अब कहा जाए ना, उसे तेरे से प्रेम हो चुका है। तो कभी उसको मना मत करना, ना ही कोई डांटना डपटना भगाने की कोशिश मत करना। जब तक वो तेरे साथ रहना चाहेगी रहेगी और तेरा वो भला ही करेगी, तेरा कभी बुरा नहीं करेगी। जब उसका दिल तेरे से भर जाएगा, उसको लगेगा कि अब जाना चाहिए, वो खुद चली जाएगी। तुझे कुछ उपाय करने की जरूरत नहीं है। पापा सबको समझा रहे थे, उनको बहुत इन चीज़ों में ज्ञान था। और मैं जब सुना ना कि मैं आत्मा लड़की के साथ रात गुजारा था, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था।
मैं तो आज का साइंस के ज़माने का लड़का था, अब पापा पुराने ज़माने का। अब मैं सब कुछ समझ चुका था, देख चुका था, महसूस कर चुका था। विश्वास करने का मन नहीं होता था कि मैं क्या रात आत्मा लड़की के साथ बिस्तर पर था। हम दोनों थे, प्रेम कर रहे थे, ऐसा संभव है। लेकिन पापा कहना था कि हाँ, संभव है ऐसा। अगर वो अच्छी आत्मा अगर आज भी चाहे तो तेरे साथ में आ सकती है और तेरा हमेशा भला करेगी, कभी बुरा नहीं करेगी, अगर तू उसके साथ बुरा ना करे। लेकिन उस घटना के बाद वो अच्छी आत्मा मेरे पास में कभी नहीं आई। मैं अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, पापा का इलाज भी हो रहा था और उस बिजनेस में मेरे पापा मेरा बहुत साथ दे रहे थे। जब तक साथ देते रहे आगे मैं बढ़ता रहा। लेकिन सबकी एक टाइमिंग होती है, पापा का भी टाइम आ चुका था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ना, अब नहीं बच पाएंगे। अब वही हुआ, पापा अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनकी जो चेहरा मुस्कुराता हुआ मेरी नज़रों में आज भी बस महसूस करता रहता हूँ कि पापा मेरे साथ हमेशा हैं। और वो आत्मा लड़की का एहसान आज भी मेरे ऊपर में है, एक तरह से कर्जा है। और वो कभी भी मेरे पास में दोबारा नहीं आई कि पीके आओ हम चलें। बस 2 ही रात का वो खेल था, जो पहला रात था और फिर दूसरा रात था। और उसी जगह पर वो कभी हमारे घर में भी नहीं आई, ना कभी सपने में आई कि पीके आओ हम चलें। अगर आती तो जैसे पापा ने कहा था, मैं उसको अपने घर में आदर सत्कार से रखता, जैसे पापा ने बताया था। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन वो नहीं आई। लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं एक कारोबारी बन चुका हूँ, बहुत पैसा कमा चुका हूँ। लेकिन उस आत्मा की याद आज भी मुझे आती है, उसका जो मेरे ऊपर कर्जा है। क्या कभी कभी दोबारा मेरे पास में आएगी? इसका जवाब तो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी पीके की अपनी कहानी, अपनी आप बीती। ये आप बीती ये कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज सकते हो, संपर्क कर सकते हो। और फिर हम मिलते हैं ना अगले रोज़ मैडम जी की आप कहानी में। तो फिर हम आपसे विदा लेते हैं और कल मिलते हैं मैडम जी की कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।